everyone, welcome or welcome back to my channel, A Young Homeopath. Hope you're all doing well. So, as you all know, in this video, we are going to talk about full drug picture of sulfur, which is very important drug in our materia medica for skin diseases and for some GIT problems and also for some respiratory problems, right? And it is a polycrest medicine, and it is one of the medicine of Soruk miasm, right? And it is also known as a king of uh, Sora, right? Basically in this video we are going to talk about some basic information of about sulfur, like its common name, proven names, its a source, then its a constitution, then pathogenesis, its a sphere of action, then the guiding symptoms also. And for sulfur I will make another video which is basically based on the particular symptoms, right? Okay, so I am very grateful to tell you all that this is a requested video, and I am very happy to see that someone requested me that make a video on this topic or those topic, right? And because this makes me very happy that you can like hear me, right? And you can understand what I'm talking about, right? And you can I have no words about it. Okay, so basically in this video we are going to talk about some basic information about the sulfur and also a guiding symptoms. And for the sulfur I will make another video which contain a particular symptoms of a sulfur medicine. Okay, so let's get started. कि ये जो एक मैं वीडियो बना रही हूँ वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, और ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आप लोग मतलब कि मुझे सुन रहे हो, मुझे समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, राइट? मतलब कि इन शॉर्ट कि मेरा पढ़ाने का जो वे है वो आपको पसंद आ रहा है, इसीलिए आप मुझे रिक्वेस्ट करते हो लाइक कोई वीडियो बनाने के लिए, राइट? ऐसा मैं सोचती हूँ। ओके, सो आप ये भी बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो मेरे पढ़ाने के तरीके के बारे में। सो ज़्यादा टाइम हम ख़राब नहीं करते और चलते हैं हमारी मेडिसिन की तरफ। ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर है विच इज़ अ कॉमन नेम, लाइक सल्फ़र हम सब लोग जानते हैं कि सल्फ़र एक एलिमेंट है, या फिर तो सल्फ़र एक, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है सल्फ़र को, और इवन दो हमने हमारी केमिस्ट्री के लैब में भी सल्फ़र को देखा है, राइट? सो बेसिकली आपको याद हो तो सल्फ़र जो है वो दो तीन मीन्स के उसके कलर्स होते हैं, राइट? Okay, so the common name of sulfur is the flower of sulfur, and also we can call it as a brimstone, right? और वैसे ही हम सब लोग इसे सल्फर के नाम से ही जानते हैं जब हम केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं, या फिर तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब से। सेकेंड थिंग दैट प्रूवर नेम इज़ डॉक्टर हैनेमन, मतलब कि हैनेमन सर ने इस मेडिसिन को प्रूव किया था कि इसका यूज़ हम मेडिसिन बनाने में कर सकते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट थिंग दैट सोर्स, सो ऑफकोर्स सोर्स इज अ मिनरल किंगडम, राइट? देन फॉर्मूला एस रहेगा इसका। देन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कि कितने टाइम के अंदर ये मेडिसिन एक्ट दिखाएगी हमारी बॉडी के अंदर, विच इज़ 40 to 60 डेज। सो 40 to 60 डेज के अंदर, ऐसा नहीं है कि 40 to 60 डेज के बाद ये अपना एक्शन दिखाएगी, राइट? 40 to 60 डेज के अंदर ये अपना एक्शन दिखा देती है, राइट? सो इन शॉर्ट ये लॉन्ग टर्म में अपना एक्शन दिखाती है, राइट? ओके, सो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर उनका एक्शन दिखा देती है, राइट? जिसे कि हम माइनर मेडिसिन कहते हैं, राइट? जैसे कि हम एक्यूट डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि इसके एक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है। सो आप ऐसा समझ सकते हो इससे कि हम ये मेडिसिन को क्रॉनिक डिजीज़ के लिए भी दे सकते हैं, राइट? लेकिन उसके क्योर के लिए हमें थोड़ा सा टाइम मतलब कि टाइम देना होगा, राइट? नेक्स्ट थिंग जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि ये जो मेडिसिन है हमारी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है। सेकेंड थिंग कि ये एक
एक मियाज़मेटिक मेडिसिन है, राइट। सो मियाज़मेटिक मेडिसिन का मतलब ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर मियाज़म के अंदर हम उसे दे सकते हैं। लाइक हम सबको पता है कि मियाज़म्स जो होते हैं वो भी कुछ ऐसी चीज़ें कंटेन करते हैं। लाइक ये सोरा जो मियाज़म है उसके लिए आप इसका जो फिज़िकल मेकअप है या फिर तो उसका फिज़िकल थिंग जो है पूरा सल्फ़र का वो देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा मैच होता है हमारे सोरा के साथ। सो ये जो मेडिसिन है वो एंटी सोरिक है या फिर तो किंग ऑफ सोरा है, राइट। सो इस तरीके से ये मेडिसिन पर्टिकुलरली एक मियाज़मेटिक मेडिसिन भी बन जाती है ना। अब फिजिकल मेकअप क्या रहेगा इसका, मीन कि जो पेशेंट है हमारा वो कैसा दिखेगा, राइट, देखने में वो कैसा होगा। सो पेशेंट जो होगा वो लीन थिन होगा, देन शेलर पर्सन होगा। सेकंड थिंग कि स्टूप शोल्डर। सो स्टूप शोल्डर का यहाँ पर मतलब क्या है कि आपने अगर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो कंधों से या फिर तो उनके शोल्डर से थोड़े से आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टूप शोल्डर। सो रिमेंबर हियर कि यहाँ पर स्टूप शोल्डर किसी भी पर्सन का हो सकता है। लाइक कि अगर कोई पर्सन है उसकी हाइट छोटी है फिर भी उसका स्टूप शोल्डर हो सकता है। लेकिन दूसरी भी कुछ मेडिसिन ऐसी आएगी जिसके अंदर आपको ये फिजिकल मेकअप के अंदर आप देखोगे कि स्टूप शोल्डर है, लेकिन वहाँ पर जो पेशेंट है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, उसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी एक मेडिसिन है फॉस्फोरस, आई थिंक यस फॉस्फोरस है, जिसके अंदर जो पेशेंट है वो मतलब कि उनकी उसकी हाइट ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उसका शोल्डर आगे की तरफ झुका हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर शोल्डर क्यों आगे की तरफ झुका हुआ है, बिकॉज कि जो पेशेंट है वो मीन्स कि बहुत ज़्यादा नर्वस टाइप का है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा सेडेंटरी लाइफ जी रहा है वो। और इन शॉर्ट आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप सल्फ़र पढ़ो कि सल्फ़र का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी रहता है, राइट। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि उसका पेशेंट कैसा होगा। सेकेंड थिंग कि वॉक एंड सिट स्टूप, राइट, वो वॉक करेगा फिर भी उसका शोल्डर स्टूप रहेगा, देन सिट वो बैठेगा तब भी उसका शोल्डर स्टूप ही रहेगा, राइट। सेकेंड थिंग दैट पेशेंट नर्वस एंड प्लेथोरिक, पेशेंट नर्वस भी है, प्लेथोरिक भी है, राइट, और लेजी भी है। देन पेशेंट इज एक्टिव एंड क्विक टेम्पर, राइट, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, राइट, एक्टिव भी है और उसके साथ उसका टेम्पर जो है वो क्विक है, राइट, जल्दी गुस्सा हो जाएगा। देन स्किन सल्फर की स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे जो स्किन के डिजीज़ भी है जो क्योर करता है वो भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। प्लस यहाँ पर फिजिकल मेकअप के अंदर भी जो पेशेंट है उसकी स्किन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पेशेंट जो है उसकी स्किन कैसे रहेगी, डर्टी, फेल्दी एंड प्रोन टू स्किन डिजीजेज, राइट। सो ये जो सल्फ़र का हमारा पेशेंट है वो स्किन डिजीजेज के लिए प्रोन रहेगा, उसे स्किन डिजीजेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, राइट। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे कि उसका टेम्परामेंट क्या है। सो टेम्परामेंट ऑफकोर्स नर्वस रहेगा। देन सेकेंड थिंग मियाज़म, सो मियाज़म किंग ऑफ एंटी सोरिक, राइट। ओके, सो जो हमारा सोरा मियाज़म है इट सेल्फ इट मीन्स एन इच, राइट। सो सोरा का मतलब ही होता है इच, राइट। सो उसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये जो हमारा सल्फ़र है उसका पेशेंट भी जो है उसको सबसे ज़्यादा उसके स्किन के डिजीज़ होंगे, स्किन के डिजीज़ के लिए वो प्रोन रहेगा, बिकॉज कि जो सोरा हमारा है उसके अंदर हमें वेसिकल्स देखने को मिलते हैं, प्लस उसके अंदर हमें इचिंग देखने को मिलती है, बर्निंग देखने को मिलती है। सो ये सारी चीज़ें भी आप सल्फ़र के अंदर देखोगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें भी सल्फ़र के अंदर एकदम कैरेक्टरिस्टिक है, इन द सेंस कि अगर आप एग्जामिनेशन के अंदर भी सल्फ़र लिख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप वो चीज़ें लिख देते हो तो एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा डीप में आपका पेपर नहीं चेक करता, राइट। सो कौन सी वो चीज़ें हैं वो भी हम आगे वन बाय वन देखेंगे, लेकिन पहली ये चीज़ है कि आपको ये याद रखना है कि जो हमारा सल्फ़र है वो किंग ऑफ एंटी सोरिक मेडिसिन है। सो अगर आपको सोरा मियाज़म जो है वो कैसा होता है वो याद होगा तो आप बहुत इजीली सल्फ़र को लिख सकते हो, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट थर्मल रिएक्शन, राइट। सो थर्मल रिएक्शन उसका होता है हॉट, okay. Then second thing diathesis, so diathesis is a scrofulous, so scrofulous diathesis जिनका होता है उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो सारी ग्लैंड्यूलर जो
डिजीज़ होती है, जो सारी ग्लैंड्स की डिजीज़ होती है, वो उन्हें रहना वो उनसे वो प्रोन होते हैं, राइट। उनको ग्लैंड्यूलर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इस तरीके से भी आप आगे जाकर देखोगे कि उसका कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, या फिर तो कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर हम सल्फ़र दे सकते हैं, तब आपको ऐसे को रिलेट कर पाओगे। नाउ सेकेंड थिंग, स्पेयर ऑफ एक्शन, मतलब कि मेडिसिन का मेनली एक्शन कहाँ पर होता है। वैसे तो ये एक पॉलीग्रेस्ट मेडिसिन है, तो इसका एक्शन ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हाईलाइटेड, मतलब कि एक हाईलाइटेड सिस्टम्स या फिर तो हाईलाइटेड जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं वो लिखे हुए हैं कि वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा अपना रिएक्शन दिखाती है। देन फर्स्ट इज़ द CVS, उसमें भी पर्टिकुलरली जो वेन्स होती हैं उनके ऊपर इसका एक्शन बहुत ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, CNS के ऊपर भी इसका एक्शन बहुत ज़्यादा है। देन न्यूट्रिशन के ऊपर, देन म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, देन जॉइंट्स, स्किन, रेक्टम, ग्लैंड्स, राइट, यहाँ पर ग्लैंड्स आया ना, देन पोर्टल सिस्टम, देन यूरेथ्रा एंड देन सोल्स। सो सोल्स को यहाँ पर मैंने अलग से क्यों लिखा है, सो सोल्स के अंदर भी पर्टिकुलरली जो क्रैक हील्स होते हैं, राइट, जो क्रैक हील्स होते हैं पर्टिकुलरली ऐसे लोगों के अंदर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, राइट। सो ऐसे लोगों के अंदर अगर आप सल्फ़र दोगे तो वो बहुत अच्छे से अपना एक्शन दिखाता है, राइट। एंड सेकेंड थिंग कि ये याद रखना कि सल्फ़र जो है उसकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, राइट। देन सेकेंड थिंग दैट कि आपने देखा कि यहाँ पर स्क्रोफ्यूलस उसका डायथेसिस है। सो आपको पता होगा कि स्किन के अंदर एक लाइक जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है उसके पास ही हमारी सीबीसीएस ग्लैंड्स रहती है, राइट। सो किसी पर्सन की ऑयली स्किन है विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द दैट पर्टिकुलरली सीबीसीएस ग्लैंड्स, क्योंकि सीबीसीएस ग्लैंड जो है वो सीबम सिक्रीट करती है, जो कि लाइक कि उस सीबम की वजह से ही हमारी स्किन जो है वो ऑयली दिखती है या फिर तो ऑयली रहती है, राइट। सो आप अब समझ सकते हो पर्टिकुलरली कि जो सल्फ़र है उसका एक्शन हमारी ग्लैंड्स के ऊपर है, लाइक ऑल ओवर द ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर है। लेकिन पर्टिकुलरली आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारी स्किन की जो ग्लैंड्स है पर्टिकुलरली सीबीसीएस ग्लैंड्स, उसके ऊपर उसका एक्शन बहुत ज़्यादा है और वो सीबम को ज़्यादा सिक्रीट करवाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ऑयली दिखती है, डर्टी दिखती है, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे आगे विच इज़ पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि हमने ये देख लिया कि उसका स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलरली जो सारे ऑर्गन्स हैं या फिर तो पर्टिकुलरली जो सारे सिस्टम्स हैं उसके ऊपर वो किस तरीके से एक्ट करता है, राइट, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि राइट ये हमारी मेडिसिन और दूसरी कोई मेडिसिन के बीच का डिफरेंस, राइट। ओके, सो फर्स्ट दैट इट एक्ट ऑन द CNS, राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट है, और वो उसके इफेक्ट से जो हमारी वेनस कैपिलरी सिस्टम है वहाँ पर इफेक्ट दिखाती है, और उससे क्या होता है, इट इफेक्टेड ऑन द वेजिटेटिव स्पेयर। मतलब कि वेजिटेटिव स्पेयर का मतलब है कि जो हमारी बॉडी का जो वाइटल स्पेयर है या फिर तो जो हमारी बॉडी के मेन फंक्शंस हैं, राइट, मेन फंक्शन जो करता है विच इज़ मतलब कि जो एक हमारा ऑर्गन है विच इज़ हार्ट, राइट। सो हमारे जो वेनस कैपिलरीज है उसके अंदर ये या फिर तो प्रेशर ज़्यादा कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर, राइट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग दैट इट एक्ट ऑन द वीनस सर्कुलेशन। अब वीनस सर्कुलेशन के ऊपर इसका इफेक्ट है। जो फर्स्ट वन था वो हमारा था वेनस कैपिलरी सिस्टम, यहाँ पर है वेनस सर्कुलेशन। देन इट प्रोड्यूस अ शॉर्ट ऑफ प्लेथोरा, राइट, शॉर्ट ऑफ प्लेथोरा को ये प्रोड्यूस करता है। देन इट कॉजेज द इनरेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड का मतलब है इन शॉर्ट कि आप ऐसा समझ लो कि जो हमारा स्टमक है उसके पास ज़्यादा ब्लड जा रहा है या फिर तो उसके पास से ज़्यादा ब्लड हमारे हार्ट के पास जा रहा है, लेकिन जितना ब्लड हमारी स्प्लीन के पास जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा, राइट।
सो इसे कहते हैं कि इरेगुलरिटीज़ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, मतलब कि हमारी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ब्लड जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ फॉर्म हो जाएगी, राइट। सो उसकी वजह से आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। यहाँ पर पर्टिकुलरली हम वेनस सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर वेनस सर्कुलेशन किसी ऑर्गन के अंदर ठीक नहीं होगा तो वहाँ पर जो बाकी का ब्लड बचा हुआ रहेगा वो वहाँ पर कंजेस्ट हो जाएगा या फिर तो वो वहाँ पर जमा हो जाएगा, राइट। सो वहाँ पर इन शॉर्ट क्या होने लगेगा, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंजेस्टेड, राइट। सो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि एक इसका बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है कंजेशन। कंजेशन ये कहीं पर भी कॉज कर सकता है, कोई भी ऑर्गन के अंदर पर्टिकुलरली ब्लड का कंजेशन ये कॉज करता है। और वहाँ पर जो ब्लड कंजेस्टेड रहता है उसका मतलब कि उसका कैरेक्टर क्या रहता है, दैट ब्लड इज डार्कर एंड रिचियर इन अ वाइट कॉर्पस्कल, राइट। वाइट कॉर्पस्कल इन द सेंस कि WBCs के अंदर उसके अंदर WBC ज़्यादा होंगे प्लस वो डार्कर रहेगा, राइट। बिकॉज कि ये जो हमारा ब्लड है वो वीनस ब्लड है, राइट। ये कोई हमारा आर्टीरियल ब्लड नहीं है। अगर वो आर्टीरियल ब्लड रहता तो वो ब्राइट रेड कलर का रहता, राइट। यहाँ पर ये डार्क कलर का रहता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर CO2 प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ द थर्ड वन विच इज एक्ट ऑन द स्किन। सो पर्टिकुलरली स्किन के ऊपर ये कैसे एक्शन करता है, इट कॉजेज अ वेरियस फॉर्म ऑफ इरप्शंस, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बहुत अलग अलग टाइप के जो इरप्शंस होते हैं, जो हमें वेसिकल्स हो जाते हैं, जो कि हमें बहुत अलग अलग टाइप के कोई भी डिजीजेज हो जाते हैं स्किन के, लेकिन पर्टिकुलरली जहाँ पर इरप्शन होते हैं, राइट। सो उस तरीके की स्किन डिजीजेज को ये कॉज करता है। सो मोस्टली पेप्यूलर एंड स्केबीज विथ इचिंग एंड बर्निंग, राइट। सो इचिंग यहाँ पर आया कहाँ से, सोरा में से, एंड बर्निंग यहाँ पर कहाँ से आया, हमारा सल्फर के अंदर से, राइट। सो नाउ फोर्थ वन विच इज़ अ पोर्टल सिस्टम, राइट। पोर्टल जो वेनस सिस्टम है, आर्टीरियल सिस्टम है। सो पोर्टल पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर वर्ड की बात करें तो पोर्टल का मतलब होता है कि लाइक सीधी राह पर ना जाना बल्कि उल्टी राह पर जाना, ठीक है। सो उस तरीके से पोर्टल सिस्टम, पोर्टल जो हमारी वेनस सिस्टम है वो हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलरली सिर्फ लीवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर दूसरी जो सारी पोर्टल वेन्स होती हैं या फिर तो पोर्टल जो सारे सिस्टम्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। सो पर्टिकुलरली वहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ रेडनेस एट द जंक्शन ऑफ अ म्यूकोटुटेनियस लाइक अ नॉस्ट्रिल, लिप्स एंड एनस, राइट। सो नॉस्ट्रिल, लिप्स एंड एनस और भी बहुत ज़्यादा जो अलग अलग टाइप के हमारे ओरिफाइसेस पर्टिकुलरली होते हैं, वहाँ पर ये जो हमारी ब्लड वेजल्स रहती हैं, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं या फिर तो वेन्स होती हैं, वो पोर्टल होती हैं, राइट। वो उल्टी दिशा में जा रही होती है, राइट। सो वहाँ पर जो जंक्शन है हमारा जो कि है म्यूकोटुटेनियस, मतलब कि जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, और जो ट्यूटेनियस का मतलब होता है हमारी स्किन, मतलब कि हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो जंक्शन जहाँ पर बनता है वहाँ पर रेडनेस ये कॉज करता है। सो ये जंक्शन कहाँ पर हो सकता है, नोस्ट्रिल्स के अंदर हो सकता है, लिप्स के अंदर हो सकता है, देन एनस के अंदर हो सकता है। सो वहाँ पर ये रेडनेस कॉज करती है, राइट। नाउ फिफ्थ वन विच इज एक्ट ऑन द रेक्टम। सो रेक्टम के अंदर ये क्या करता है, इट कॉजेज डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन एंड हेमरोइड्स ऑल्सो। सो ये जो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन है वो अल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन रहते हैं। सेकेंड थिंग दैट हेमरोइड्स, जो पाइल्स जो हमारे होते हैं, पाइल्स इटसेल्फ क्या होते हैं, ये जो हमारी पोर्टल वेन्स वहाँ की होती है, एनस के आसपास की पोर्टल वेन्स जो होती हैं वो प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ लोडेज हो जाती है, राइट। सो उसे हम कहते हैं पाइल्स या फिर तो हेमोरॉइड्स, राइट। सो इसके हेमोरॉइड्स जो होते हैं वो भी हम आगे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कैसे होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहते हैं, देन वो ड्राई रहते हैं, प्लस जो यहाँ प्लस सेकेंड थिंग कि सल्फ़र के लिए आप याद रखिए कि इसके जो सारे डिस्चार्जेस हैं वो एक्रीड रहते हैं, राइट। सो अगर कहीं पर ऐसा एक्रीड डिस्चार्ज रहेगा तो वो जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर बर्निंग कॉज करेगा। और आपने आगे स्किन के अंदर भी देखा होगा कि वहाँ पर ईचिंग एंड बर्निंग था, राइट।
सो यहाँ पर भी अगर रेक्टम के अंदर पाइल्स हुए हैं और उसके बाद अगर पेशेंट जो है वो लाइक स्टूल पास करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर वो एक्री डिस्चार्ज भी उसके साथ निकलेगा और जिसकी वजह से वहाँ पर बर्निंग होना शुरू हो जाएगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम आगे पाइल्स के अंदर भी देखेंगे इससे ज़्यादा डीप में जब इसका सेकेंड पार्ट आएगा वीडियो का, विच इज़ अ पर्टिकुलर सिम्टम्स, उसके अंदर भी हम देखेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको एक शॉर्ट में समझा दिया, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट इट एक्ट ऑन द ब्रेन, राइट। सो ब्रेन के अंदर इसका एक्शन है तो वहाँ पर ओके वहाँ पर क्या होता है, इट अल्टरनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, राइट। सो ये जो ऑर्गन के कोई भी ऑर्गन हो सकता है उसके फंक्शन के अंदर अल्टरनेशन कॉज करता है, राइट। एंड इट एक्ट ऑन द स्पाइन एंड कॉजेज इरिटेशन। अगर स्पाइन के अंदर इरिटेशन ये कॉज करेगा तो हमारी नर्व्स के अंदर इरिटेशन होगी, जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स है उसके अंदर इरिटेशन होगी, राइट। ओके नाउ लास्ट वन विच इज़ सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर ये एक्ट करेगा तो वहाँ पर एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगी, राइट। ओके सो ये सारे जो था वो हमारा पैथोजेनेसिस था हमारे पर्टिकुलर सल्फर का, राइट। ओके नाउ द लास्ट वन विच इज़ अ कैपिलरी स्टिम्युलेंट। सो कैपिलरी को स्टिमुलेट करेगा, पर्टिकुलरली कहाँ की, हमारे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, जिसकी वजह से हेमरेज भी हो सकता है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल। सो क्लिनिकल का मतलब होता है कि हम कौन कौन सी डिजीज़ के लिए ये मेडिसिन दे सकते हैं, राइट। सो उसके लिए मैंने जो सारी डिजीज़ हैं उन्हें कैटेगरी वाइज लिख दिया या फिर तो ऑर्गन सिस्टम के वाइज लिख दिया है। सो फर्स्ट वन इज़ द स्किन। स्किन के ऊपर अगर एक्ने होगा, बॉयल होगा, एजीमा होगा, फीट बर्निंग होगा तब हम ये मेडिसिन देंगे। ब्लड के अंदर क्या होगा, एनीमिया हो सकता है, बिलियसनेस हो सकता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, अस्थमा, केटरल कफ, लंग इन्फेक्शंस, प्लूरेसी, देन थ्रोट इन्फेक्शंस के अंदर हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। सेकेंड थिंग जीआईटी के अंदर क्या होगा, डायरिया, डिसेंट्री, एमिग्रेशन एंड इरिटेशन एंड हेमरोइड्स एंड वॉम्स। सो एमिसिएशन अच्छा मुझे याद आया कि इसका जो पेशेंट होता है हमने आगे देखा था फिजिकल मेकअप के अंदर कि ये लिन थिन रहता है। सो उसके अंदर एक दूसरी भी चीज़ ऐड कर देना कि जो पर्सन होता है वो एमिसिएटेड होता है, मतलब कि उसके न्यूट्रिशन के ऊपर आपने आगे भी देखा होगा कि स्पेयर ऑफ एक्शन के अंदर मैंने न्यूट्रिशन लिखा था, राइट। सो इसका न्यूट्रिशन भी डिस्टर्ब रहता है जिसकी वजह से इसे जितना ज़्यादा फूड के अंदर से एनर्जी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये लिन थिन एंड एमिशिएटेड पर्सन रहता है, राइट। ओके नाउ अगर ऐसा एमिशिएटेड पर्सन आपके पास आता है, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी लेकर अगर आपके पास आता है और उसके सारे जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सल्फ़र से मिलते हैं तो आप सल्फ़र मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग दैट ब्रेन। सो ब्रेन के अंदर भी एपिलेप्सी के अंदर दे सकते हैं, हेडेक के अंदर दे सकते हैं, न्यूरालजिया एंड वर्टाइगो के अंदर दे सकते हैं। देन जॉइंट्स के अंदर गाउट एंड रोमेटिज्म के अंदर हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। देन लास्टली यूरिनरी सिस्टम के अंदर एन्यूरेसिस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी डिजीज़ के लिए हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, राइट। इसके अंदर भी हम आगे देखेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर हम दे सकते हैं या फिर तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं इस पर्टिकुलर मेडिसिन को देने के लिए। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स फ्रॉम मीन्स कि जो कॉज है, राइट। इन शॉर्ट कि जो सारे मेडिसिन की वजह से डिजीज़ होते हैं या फिर तो डिजीज़ के लिए हम ये जो मेडिसिन देते हैं उसका कॉज क्या रहेगा, राइट। सो फर्स्ट दैट हीट ऑफ सन, राइट। हीट ऑफ सन से क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है पर्सन को, डायरिया हो सकता है। देन पर्टिकुलरली उसके स्किन के डिजीज़ हो सकते हैं, स्किन को वो ड्राई कर देगा, राइट। सो हीट ऑफ सन की वजह से भी कुछ डिजीज़ हो सकते हैं जिसमें कि हम सल्फर को दे सकते हैं। सेकेंड थिंग दैट अल्कोहल कंजम्पशन अगर बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से भी कुछ डिजीज़ हो सकती हैं। देन ओवर एक्सक्रीशन की वजह से भी डिजीज़ हो सकती हैं। देन सेपरेशन ऑफ द स्किन डिजीज़, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम है सल्फर के लिए कि सेपरेशन ऑफ द स्किन डिजीज़ की वजह से
भी बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कॉज हो सकती हैं। ओके, सो आपको मैंने बताया आगे कि ये जो सल्फर मेडिसिन है वो एक एंटी सॉरिक मेडिसिन है, राइट। सो सोरा के अंदर आपको जब वो म्याज़म पढ़ोगे या फिर तो आपको पता भी होगा कि सोरा का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो वेसिकल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर दिखता है। देन जब हमारी बॉडी के अंदर सोरा एज अ वेसिकल के या फिर तो एज कोई भी इचिंग की वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर मैनिफेस्टेशन उसका रहता है स्किन के ऊपर, राइट। देन अगर कोई पेशेंट को ऐसा हुआ है और वो लाइक एलोपैथिक या फिर तो दूसरे कोई भी पैथी के पास जाता है और वो उसको जो हमारे ऑइंटमेंट्स होते हैं या फिर तो कोई भी क्रीम्स होती हैं उसका यूज़ करके उनको सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर। बिकॉज ये जो म्याज़म है उसे बॉडी में से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोरा म्याज़म हमारी बॉडी में रहता है तो वो बहुत डेंजरस से डेंजरस डिजीज़ कॉज कर सकता है और उसको क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमने उसे क्योर नहीं किया और उसका सपरेशन किया तो फिर वो एक सिंपल सी स्किन डिजीज़ हमारे लिए मीन्स के बहुत हमारे जो हार्ट के डिजीज़, ब्रेन के डिजीज़ भी कॉज कर सकती है, राइट। ओके, सो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो ये सेपरेशन ऑफ स्किन डिजीजेज एलिमेंट्स फ्रॉम है सल्फर का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे डिजीजेज के अंदर देखोगे कि सेपरेशन ऑफ स्किन डिजीजेज की वजह से जो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गाइडिंग सिम्टम्स, राइट। सो इस वीडियो के अंदर हम गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे, देन दूसरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे पर्टिकुलर सिम्टम्स, राइट। ओके, सो गाइडिंग सिम्टम्स, फर्स्ट थिंग दैट फेंट, श्रिंकनेस, ऑल गॉन सेंसेशन। ओके, सो जो हमारे एब्डोमेन के अंदर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि ऑल गॉन सेंसेशन एट 11 AM, राइट। ऑल गॉन सेंसेशन का मतलब होता है कि हमारे स्टमक के अंदर सॉरी पेशेंट जो है उसको लगेगा पर्टिकुलरली 11 AM के टाइम के ऊपर उसे लगेगा कि उसका पेट एकदम खाली हो गया है, पूरी तरीके से खाली हो गया है और वो लंच के लिए वेट नहीं कर पाएगा, उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही रहेगा, राइट। सो ये इसका पर्टिकुलर सिम्टम है। Okay, then burning in a various parts of the body, especially in the soles, right? So burning मैंने आपको आगे भी कहा कि burning और itching ये दोनों चीज़ें सल्फर के लिए बहुत important है। So यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि burning in a various part of the body, especially in the soles and palms at the night, it particularly night, right? Okay, now second thing that constant heat on the top of the head, राइट। सो कांस्टेंट हीट रहेगी, कांस्टेंट हीट पेशेंट को फील होगी उसके हेड के ऊपर। नाउ सेकेंड थिंग दैट स्टैंडिंग इज़ अ वर्स्ट पोजीशन, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा की सिम्टम है हमारी ये एक मेडिसिन के लिए कि स्टैंडिंग जो है वो पेशेंट के लिए वर्स्ट पोजीशन होगा, उसके सारे जो सिम्टम होंगे वो उसका एग्रावेशन स्टैंडिंग पोजीशन से होता होगा, राइट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग दैट कंजेशन इज अ सिंगल पार्ट। सो एक कोई भी एक पार्ट के अंदर, कोई भी एक ऑर्गन के अंदर कंजेशन हो सकता है, वो हमने आगे देखा कि कंजेशन क्यों होगा, किस तरीके से होगा, राइट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग दैट फील सफोकेटेड, जो पेशेंट है उसे बहुत सफोकेशन फील होगा, उसे हमेशा ओपन एयर में रहना होगा और हमेशा उसे जो विंडोज़ है वो ओपन चाहिए रहेगी, राइट। तो यहाँ पर लिखा है वेंट्स विंडोज़ एंड डोर्स ओपन एट द नाइट, right? Okay, now second thing that diarrhea drives पेशेंट आउट ऑफ द बेड इन अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि डायरिया अगर पेशेंट को हुआ है तो उसको इतना ज़्यादा इंटेंस डायरिया होगा कि पर्टिकुलरली मॉर्निंग के अंदर उसे डायरिया होगा और इतना ज़्यादा उसे अर्ज होगा और उसको ऐसा लगेगा कि उसका कंट्रोल नहीं है उसके स्पिंचर एनाई के ऊपर, राइट। जिसकी वजह से वो बेड से तुरंत ही उठकर वॉशरूम की तरफ भागेगा, राइट। ओके,
नाउ सेकेंड थिंग दैट कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन के अंदर स्टूल कैसा रहेगा, लार्ज स्टूल रहेगा, देन पेनफुल रहेगा, देन अफ्रेड टू पास अ स्टूल। ये भी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट अफ्रेड टू पास अ स्टूल। क्यों? बिकॉज कि जब भी पेशेंट स्टूल पास करने की कोशिश करेगा, तो मैंने आपको आगे बताया जैसे कि इसके जो सारे डिस्चार्जेस हैं वो एक्रीड रहते हैं, उसकी वजह से जब भी पेशेंट स्टूल पास करने की कोशिश करेगा तो उसे बर्निंग होगी, राइट, एनएस के अंदर बर्निंग होगी, और इसीलिए पेशेंट डरेगा स्टूल पास करने के लिए, राइट। देन सेकेंड थिंग दैट अल्टरनेटिंग विद डायरिया। सो डायरिया होगा देन कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा देन अगेन कॉन्स्टिपेशन होगा, इस तरीके से अल्टरनेटिंग डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन रहेगा। नाउ सेकेंड थिंग दैट मेंसेस कैसे रहेंगे। सो मेंसेस इज टू अर्ली, राइट, टू अर्ली देन प्रोफ्यूज, बहुत जल्दी मेंसेस आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। देन सेकेंड थिंग दैट नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज, राइट। सो ये एक मेंटल सिम्टम है कि जो हमारी पेशेंट रहेगी उसका अगर मिसकैरेज हुआ है तो तब से वो उसे कुछ ना कुछ होने लगता है, वो बीमार रहती है या फिर तो मेंटली डिस्टर्ब रहती है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट बॉयल, बॉयल कैसे होंगे, सिंगल बॉयल रहेगा, सक्सीड बाय अदर एज सुन एज फर्स्ट इज हील्ड। ओके, सो मीन्स कि जो एक बॉयल अगर हुआ है उसके बाद दूसरा बॉयल आ ही जाएगा, मतलब कि अगर एक बॉयल हुआ है हमारे फेस के ऊपर तो जब वो हील होगा तुरंत ही उसके बाद दूसरा बॉयल आ जाएगा, राइट। सो आप समझ सकते हो कि जो पेशेंट होगा उसके स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी स्किन बहुत मीन्स के गंदी डर्टी हमें दिखेगी डर्टी। और सेकेंड थिंग जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट इस मेडिसिन का बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है दैट कि जो पेशेंट है उसे नहाना, उसकी बॉडी को वॉश करना, उसकी स्किन को वॉश करना उसे ज़रा भी पसंद नहीं होगा। उसे पसंद नहीं होगा कि वो नहाए या फिर तो उसकी बॉडी को वॉश करे या फिर तो पानी उसकी बॉडी को लगे, राइट। ओके, सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो पेशेंट है वो डर्टी उसका लुक भी रहेगा और पेशेंट जो है वो डर्टी भी होगा, राइट। लेकिन इसके बाद एक दूसरी मेडिसिन है विच इज़ हेपार सल्फ। सो हेपार सल्फ के अंदर स्किन जो है वो डर्टी उसका सिर्फ लुक होगा, लेकिन पेशेंट इटसेल्फ वो नहाता होगा या फिर तो वो उसकी स्किन को वॉश करता होगा, लेकिन फिर भी उसकी स्किन डर्टी दिखती होगी, राइट। ओके, सो ये एक दो चीज़ें हैं हमारी मीन्स के दो मेडिसिन के बीच में डिफरेंस हुआ, राइट। सो इस तरीके से आप डिफरेंस भी कर सकते हो और ऐसे आप याद भी रख सकते हो, राइट। Second thing that itching. So itching is violent at the night and burning when scratch, right? So अभी itching आ रही है पेशेंट को तो वो उसे स्क्रैच करने की कोशिश करेगा, और सेकेंड थिंग कि उसे स्क्रैच करने से अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद उसे बर्निंग होना शुरू हो जाएगी, रॉनेस होना शुरू हो जाएगी वो पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, राइट। लाइक आपको भी पता होगा कि जब हम छोटे थे या फिर तो कभी कभी ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि वो इतना ज़्यादा इचिंग उनको होती है कि वो उनकी जो ऊपर की स्किन होती है उसे ही निकाल देते हैं, राइट। सो बस उसी तरीके से जो सल्फ़र है उसकी भी इचिंग ऐसी ही होती है कि पेशेंट को इचिंग करने से अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में उसे बर्निंग होगी, उसकी जो ऊपर की स्किन है वो सारी निकल जाएगी, जो रोनेस फील होगी, सोरनेस फील होगी वहाँ पर, राइट। देन सेकेंड थिंग दैट पार्ट इज़ पेनफुल, सेंसिटिव टू एयर, टच एंड वॉश, राइट। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो पेशेंट है वो बुरा कैसा होगा। सेकेंड थिंग की पीरियोडिसिटी, राइट। सो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए कोई भी डिजीज़ हुई, उसके बाद किसी ने उसे सप्रेस करने की कोशिश की, देन थोड़े टाइम के बाद, वीक के बाद, एक मंथ के बाद वो डिजीज़ वापस हो गई, दिस इज़ द पीरियोडिसिटी, राइट। सो हम अब देखेंगे इसके अंदर कि पर्टिकुलरली सल्फ़र के अंदर किन किन चीज़ों की पीरियोडिसिटी होती है। सो एवरी 11 AM हंगर अपीयर, राइट। सो ये पीरियोडिसिटी हुई, मतलब कि हर रोज़ जो पेशेंट है उसे एग्जैक्ट सुबह के 11 बजे लगेगा कि उसके पेट के अंदर, उसके स्टमक के अंदर कुछ भी नहीं है और उसे खाना है, उसे अभी के अभी ही खाना है, राइट। ओके, सो देन वीक एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक, राइट। सेकेंड थिंग दैट हेडेक। सो हेडेक इसका पीरियोडिक होगा, कब पीरियोडिक होगा, वंस एवरी वीक, हर एक वीक के अंदर एक बार उसे हेडेक होगा। सेकेंड थिंग दैट अस्थमा, एवरी 8
अगेन एक वीक के अंदर एक बार होगा, राइट। then patient seems to get almost well when the disease return again and again, राइट। मैं जैसे आपको पहले कहा कि अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ हुई है देन उसके बाद हम उसे सप्रेस करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो वापस से डिजीज़ आ जाएगी, राइट। एंड अगर हम उसे सप्रेस ही करते रहेंगे तो it of course return again and again. Now second thing that paralysis of the leg, राइट। पैरालिसिस ऑफ लेग होगा, उसमें भी नमनेस एक्सटेंड अप टू द नेवल, राइट। नेवल तक हमें नमनेस फील होगी। देन रूमेटिज्म अगर होगा तो सिम्टम्स एक्सटेंड अप टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। सो अगर रूमेटिज्म होता है तो वो फर्स्ट हमारे जो ग्रेड टो है वहाँ से शुरू होगा, देन वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से असेंडिंग टाइप का रूमेटिज्म होगा, राइट। नाउ सेकेंड थिंग दैट इट एब्जॉर्ब्स सीरस एंड इन्फ्लामेशन एक्सड्यूट इन अ प्लूरा। तो प्लूरा के अंदर जो सारा सीरस हमारा जो दो प्लूरा के बीच में प्लूरल कैविटी रहती है वहाँ पर जो फ्लूइड रहता है वो इसे भी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड थिंग, अगर इन्फ्लामेशन हुआ है उसका एक्सड्यूट निकला है तो वो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। देन कहाँ पर, प्लूरा के अंदर, ब्रेन के अंदर, देन लंग्स के अंदर, देन जॉइंट्स के अंदर, राइट। सो इसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। नाउ सेकेंड थिंग दैट डिस्चार्ज, सो डिस्चार्ज कैसा रहता है, डिस्चार्ज इज डर्टी एंड ऑफेंसिव। सो डर्टी एंड ऑफेंसिव प्लस एक्रीड भी रहता है। नाउ सेकेंड थिंग दैट स्किन के अंदर हमें क्या दिखेगा, ऑफकोर्स फर्स्ट इचिंग दिखेगी, देन स्क्रैचिंग पेशेंट करेगा, लाइक मैंने यहाँ पर कहा ना, एम्बिलियोरेशन होगा उससे थोड़ी देर के लिए, देन हीट ऑफ द बेड से एग्रावेशन होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सल्फर के लिए कि बेड की हीट से पेशेंट को एग्रावेशन होगा। इसकी वजह से पेशेंट बेड पर सोना नहीं चाहेगा या फिर तो उसे उसको कवरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होगा। देन स्क्रैचिंग कॉजेज बर्निंग, राइट। सो मैंने आपको आगे जैसे समझाया उस तरीके से स्क्रैचिंग अगर कोई पेशेंट करता है उसके बाद उसे बर्निंग फील होगी, रॉनेस फील होगी, सोरनेस फील होगी। सेकेंड थिंग दैट क्रेविंग इसको किस चीज़ की रहती है, इसको क्रेविंग रहती है स्वीट थिंग्स, अल्कोहल, एसिड, बियर एंड विस्की। सो आगे भी हमने देखा कि अल्कोहल की वजह से ही एलिमेंट्स फॉर्म में हमने देखा कि अल्कोहल की वजह से ही कुछ डिजीजेज होती हैं। सो उसको क्रेविंग भी अल्कोहल की है। स्वीट थिंग्स की वजह से, पर्टिकुलरली जो सल्फर का बेबी होता है उसे स्वीट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है और उसकी वजह से उसको वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग दैट एवर्जन, उसे कौन सी चीज़ पसंद नहीं होगी। सो मिल्क, मीट एंड बिजनेस, मिल्क, मीट एंड बिजनेस। सो पर्टिकुलरली बिजनेस से आप यूँ समझ सकते हो कि जो हमारा सौरा म्यासम है वो जो उसका जो पेशेंट होता है या फिर तो सौरिक जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी पेशेंट होता है। मैंने आगे भी आपको कहा कि सल्फ़र का जो पेशेंट होता है वो बहुत लेज़ी होता है, राइट। सो अगर कोई लेज़ी पेशेंट है या फिर तो लेज़ी कोई पर्सन है तो उसे बिजनेस करना पसंद नहीं होगा, उसको मेंटल एक्सर्शन प्लस उसको फिजिकल एक्सर्शन करना भी पसंद नहीं है, राइट। ओके, सो इस तरीके का हमारा जो पूरा सल्फ़र का पेशेंट रहता है। ओके, सो ये जो हमारे पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं उसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, राइट। ओके, सो होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हो। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ समझ में आई, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर तो आपको अगर कोई ऐसे ही कोई रिक्वेस्ट करनी है या फिर तो कोई वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, देन this video helps you in your studies, and if you like this video then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account, link is in the description box. Also if you want these handwritten notes then please check the description box below. Thank you so much for watching.